से पहले फिसले अमेरिकी बाजार, निवेशकों में दरें बढ़ने का डर। यूरोपीय बाजारों में मिला जुला कारोबार, एशियाई बाजार भी कमजोर, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। आज होगी अगस्त सीरीज की एक्सपायरी। सीएनबीसी आवाज के ब्रोकर्स पोल का अनुमान 72% ब्रोकर्स को 8,650 से 8,700 के बीच एक्सपायरी की उम्मीद। टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव के लिए सिटी बैंक देगा $1 अरब का कॉन्ट्रैक्ट। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसी कंपनियां लगा सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोली। और नए आरबीआई गवर्नर की कमान संभालने से पहले ही उर्जित पटेल पर बड़ा दबाव। परिवहन मंत्री गडकरी के बाद वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा दरों में 2% कटौती की उम्मीद। और मौसम विभाग ने घटाया मॉनसून का अनुमान, कहा देश में होगी सामान्य बारिश, सामान्य से ज्यादा बारिश का था पहले अनुमान। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे, ओ आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। ये मट्टी तोड़ रहे सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हेमंत, आज तो पूरे देश में और मुंबई में कृष्ण जन्माष्टमी और गोविंदा का माहौल है। जी हाँ, फेस्टिव माहौल है। सही समय पर आप वापस आए हैं। वेलकम बैक अनिल। अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी का माहौल है। उम्मीद करें एक्सपायरी कम से कम एक अच्छे नोट पर हो, बुल्स का कॉन्फिडेंस और बढ़ता हुआ दिखे। एक बात की क्रेडिट आपको देना चाहूंगा मैं, और आपने पूरे पिछले 13 दिनों में बाजार को बिल्कुल गिरने नहीं दिया। यार इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं जब छुट्टी पर गया था उस दिन बाजार बंद हुआ था 8637 और कल बंद हुआ 8650। 13 दिन में 13 पॉइंट की बढ़त। लेकिन कुल मिलाकर बाजार गिर नहीं रहे, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बुल्स ने थामा हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है बाजारों को। और हमारे एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बनाएंगे आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। हमारे साथ जुड़ रहे हैं powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। संदीप, आपको भी ढेरों शुभकामनाएं जन्माष्टमी की। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 19 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। यूएस में अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा कल के दिन। सबको डर है जेनेट येलन पता नहीं क्या कह दें, और अगर कुछ ऐसा गलत कह देंगी कि ब्याज दरें अगले महीने ही बढ़ रही हैं तो नर्वसनेस देखने को मिल रही है वहां पर। खासतौर से जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में उनकी कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा अच्छे आ रहे हैं, तो अब ये थोड़ा डर तो है कि ब्याज दरें शायद इसी साल बढ़ती हुई नजर आए। अगला स्टेटमेंट वैसा हो तो आज मेरे ख्याल से काफी कुछ जो अमेरिका में होने वाला है, माफी कल जो होने वाला है, उसका असर सोमवार को देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन एक बात जो अच्छी दिख रही है वो है कि बहुत ज्यादा तेजी या बहुत ज्यादा मंदी का माहौल है नहीं। और अगर अब ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आ भी जाए तो बाजार काफी हद तक वो बचा चुका है। तो ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, ऐसे भी रहते हैं, हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें एफआईआई के फिगर्स, मुझे लगता है इनको भी इंतजार केवल और केवल जेनेट येलन की स्पीच का है। पिछले 3 दिनों से देखिए 301 करोड़ रुपए की बिकवाली, फिर 10 लाख रुपए की बिकवाली बड़ी नहीं है। कल 39 लाख रुपीज का सेल का फिगर, लाख रुपीज में सेल हो रहे हैं, करोड़ों में तो पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी इंतजार ही कर रहे हैं जेनेट येलन क्या बोले, उसके बाद मन बना। हाँ, और वैसे सीरीज अब तक बुरी नहीं रही है, और उस लिहाज से एक्सपायरी का चूंकि दिन है और उससे पहले एफआईज अगर थोड़े से वेट एंड वॉच वाली मुद्रा में है तो मुझे लगता है ये एक अच्छा संकेत है कि बड़ी बिकवाली कैश मार्केट में नहीं हो रही, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। और वायदा कारोबार के डेटा अगर आपको ज्यादा बिकवाली के आंकड़े नहीं दिखाते हैं तो फिर चिंता करने की बात नहीं। लेकिन डेटा ऐसे भी नहीं कि बाजार ऊपर की तरफ 8,700 के पार ब्रेकआउट दे दे, तो लगता है वेट एंड वॉच वाले सिग्नल। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज हेमंत जो दिख रही है वो ये कि किस चीज पर बाजार ट्रिगर लेगा, ऊपर या नीचे की तरफ, वो अभी तक स्थिति थोड़ी सी साफ होने में मुझे लगता है कि अगली सीरीज का इंतजार करना पड़ सकता है। बिल्कुल, कुछ बड़े इवेंट्स जो ड्राइव कर सकते हैं बाजार को दोनों ही तरफ। गिरावट आनी है तो शायद घरेलू कारणों की वजह से भी आ सकती है और विदेशी कारणों की वजह से भी आ सकती है। आपको क्या लगता है, जेनेट येलन नेगेटिव साइड पर सरप्राइज करेंगी या फिर ग्लोबल सेंट्रल बैंक करें डिसअपॉइंट करती नहीं है,
ये भी एक नॉन इवेंट हो जाने वाला है। आपका क्या गट फीलिंग कहता है? मुझे लगता है गिरावट आनी तो जनरल एलेन की स्पीच की वजह से आनी है। हालांकि अंदाजा है कि अल्टीमेटली ब्याज दर तो बढ़नी है, वक्त की बात है, लेकिन जब ये खबर आएगी, जब वो बोलेगी इस महीने से या दिसंबर से या सितंबर से हम बढ़ाने वाले हैं, तो एक थोड़ा नीजर रिएक्शन आएगा। वो वाली बात नहीं है कि आप 3-4-5% का करेक्शन देख लें, लेकिन जो आप 8,600 8,700 में फंसे हुए हैं, तो 8,600 के नीचे जाना है या 8,700 के पार जाना है, वो इस स्पीच से पता चलेगा। चलिए, तो शुक्रवार को देर रात ये स्पीच होगी जैक्सन होल की बैठक में, और उसके बाद सोमवार को भारतीय बाजार इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। तो ये स्पीच काफी इंपॉर्टेंट होगी। दुनिया भर के बाजारों की नजर इस पर बनी हुई है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट की नजर कौन से आंकड़े पर है, आज एक्सपायरी किन स्तरों पर होगी, चलिए पूछते हैं। वागले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सेकंड हाफ में अचानक से बुल्स लेके फॉर्म में आते हैं और बाजार को ऊपर खींच लेते हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आज एक्सपायरी ठंडी उम्मीद कर रहे हैं या आपको लगता है बुल्स फिर से फॉर्म में आने वाले हैं? वैसे आपने टाई तो ग्रीन पहनी है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। सारे दर्शकों को आपको कृष्ण जन्माष्टमी के हार्दिक शुभेच्छा। हमारे कृष्ण आ गए तो कोई डरने की बात नहीं है। नहीं, कहीं वीकनेस नहीं लग रहा है। अभी कल के इवेंट के बाद क्या होता है वो सोमवार को देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है कि वन वे क्रैकडाउन होगा। तो जैसे आपने ठीक कहा कि थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव दिखता है, थोड़े बुल्स स्ट्रांग होते तो बेयर स्ट्रांग होते तो बुल्स वापस आ जाते हैं। तो मैं 86.10 का स्टॉप लॉस रख के तेजी की ही बात करूंगा। मैंने कल दोपहर में भी बात की थी। 87.30 मुझे आज नहीं तो मंडे को आना चाहिए या कल आना चाहिए। तो व्यू पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी 19,250 19,550 ये रेंज है। एक चीज जो मैं देख रहा था अहमद, ये जरूर है, पिछले कुछ दिनों में जब मैं एब्सेंट था तो निफ्टी वहीं का वहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 19,000 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट दे दिया। कम से कम बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती के संकेत बने पिछले दिन। बिल्कुल, बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, और अगला इवेंट जो बैंकिंग शेयरों के लिए होने वाला है वो सरकार किस तरह से 25,000 करोड़ रुपए पीएसयू बैंकों में रिकैपिटलाइज करती है। तो अगली जो सीरीज है, लोग जानना चाहते हैं कि अगली सीरीज कैसी होगी। ये बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि एक तो ये बैंक्स के लिए इवेंट होने वाला है, दूसरा ऑटो कंपनियों के लिए इवेंट होने वाला है। ऑटो की एक नई स्क्रैपिंग पॉलिसी आने वाली है, जिसमें 15 साल से पुराने जो ट्रक्स और बसेज हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। सरकार इंसेंटिवाइज करेगी। फेस्टिव सीजन आने वाला है और लोगों के पास जो पैसा है एरियर 7 महीने का, वो भी अगले हफ्ते उनके खातों में आने वाला है, सरकारी लोगों के पास। तो अगला जो सीरीज है वो इवेंटफुल तो काफी रहने वाली है। बिल्कुल, और साथ ही नए गवर्नर साहब जिन पर पहले से दबाव बनना शुरू हो गया कि ब्याज दर घटे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था निर्मला सीतारमण जी की तरफ से कि कम से कम 2% ब्याज दर घटनी चाहिए। अब वो कितने दबाव में आते हैं पता नहीं। रघुराम राजन तो नहीं आते थे, अगर उर्जित पटेल साहब थोड़ा सुनते हैं दबाव में आते तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर के लिए, रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के लिए, और ये जो पैसा आ रहा है 7th पे कमीशन का ऑटो के लिए, ये सारे तमाम रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के लिए अच्छी खबरों का महीना सितंबर का हो सकता है। तो फेस्टिव सीजन में अगर ये हो ही जाए, अक्टूबर 4 को पॉलिसी है और ये हो जाए, ब्याज दरें 2% तो मांग रहे हैं, आधा % या 1/4% भी दे देना। लोगों ने तो 1/4% की भी सोचना थोड़ा उम्मीद छोड़ दी है। तो वो हो जाए तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बहरहाल चलिए आपको बता देते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स की मार्केट पर क्या राय निकल कर आ रही है। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स के टॉप पिक्स क्या है। 5 एक्सपर्ट्स की राय आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले मुदित गोयल की राय पेश करेंगे, एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के। वो कह रहे हैं गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, 8,690 का टारगेट दे रहे हैं, 8,590 का एक स्टॉप लॉस भी। ओके, आशुतोष शर्मा भी कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए निफ्टी पर और उनका स्टॉप लॉस 8,620 के आसपास का है, 8,710 के लक्ष्य के लिए। और विकास भी कह रहे हैं देखिए निर्मल बंग सिक्योरिटीज के बिकवाली करनी चाहिए। तो इनका एक पहले कॉल आ रहा है आज सुबह से जो बिकवाली की साइट पर है, 8,590 का टारगेट, 8,720 का एक स्टॉप लॉस भी। जय ठक्कर खरीदना चाहते हैं शेर खान के और उनका टारगेट है 8,790 का वही, और 8,600 पर स्टॉप लॉस। और 5वें एक्सपर्ट कुणाल दायमा की राय भी देखिए खरीदारी की तरफ ही है। वो कह रहे हैं कि 8,780 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बड़ा एग्रेसिव टारगेट है, 8,580 का एक स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। तो 5 में से 4 एक्सपर्ट बुलिश हैं और संदीप वागले भी बुलिश हैं, आप भी बुलिश हैं। तो तेजी का ध्यान ज्यादा है, बुल्स का पलड़ा भारी है। बिल्कुल, और 8,580 8,600 वो रेंज है निफ्टी की जहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 8,700 के पार जाना मुश्किल। और हेमंत मैं भी यही सोच रहा हूँ आज एक्सपायरी का दिन है,
निकल जाए। वैसे कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स एक्सपायरी के दिन बड़े ऊपर या बड़े नीचे होने के संकेत तो फिलहाल दिख नहीं रहे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कल से फिर प्रॉपर एकदम सही तरीके से लेवल्स के साथ एनालिसिस किया जाए। एक्सपायरी के दिन इतनी लंबी छुट्टी के बाद आके हाथ आजमाना ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी? हमने एक पोल कराया CNBC आवाज पर। देखिए हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं 8,650 से 8,700 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है, यानी यहां से थोड़ा सा ऊपर ही एक्सपायरी होगी। और कल भी देखिए 8,650 पर जाकर निफ्टी ने समाप्ति दी थी। 8,600 से 8,650 उस ग्राफिक को हम लाते हैं, 22% लोग मान रहे हैं कि वहां पर होगी एक्सपायरी और 8,700 के ऊपर होगी एक्सपायरी। कुल 6% लोग मान रहे हैं। तो 8,700 जो आप कह रहे हैं वो लेवल ऊपर जाने में काफी मुश्किल आई है इस सीरीज में। उम्मीद करें अगली सीरीज में वो होता हुआ नजर आए। लेकिन चलिए पूछते हैं हमारे एक्सपर्ट से वो कौन से स्टॉक पर सबसे ज्यादा बुलिश है इस समय। वागले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वागले साहब बताइए टॉप पिक क्या है आज के लिए? हेमंत, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कहना पड़ेगा औरोबिंदो फार्मा कल जिस तरह से उभर कर आया, इनफैक्ट कल जब कुछ था नहीं तब भी मैं बोल रहा था कि ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन वो ट्रेडिंग व्यू नहीं था। परसों से बिल्कुल। और ट्रेडिंग व्यू अभी बना है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स अभी पॉजिटिव बने हैं। 771 के स्टॉप लॉस से 822 के टारगेट के लिए कुछ दिनों का ये व्यू है। और लंबा टारगेट है ये, मुझे लगता है 4 डिजिट स्टॉक हो सकता है 6 से 12 महीने में। अगेन मेरा डिस्क्लोजर वो है कि मैं ये स्टॉक होल्ड करता हूँ। वंडरफुल, आप होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक भाग रहा है, इससे बड़े क्या बात हो सकती है। तो आपके लिए जन्माष्टमी अच्छी हो चुकी है। चलिए, तो ये है पहली पिक औरोबिंदो फार्मा वागले साहब की, लेकिन इनके अलावा कुछ और बेहतरीन पिक्स भी है, वो भी बताएंगे आपको कुछ देर में। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद टॉप 5 स्टॉक्स और साथ ही ब्रोकरेज हाउस इन बड़े शेयरों पर आज अपनी नजरें जमाए हुए हैं। कैसी है रिपोर्ट, ये सब कुछ होगा इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और हम आपको बता देते हैं कि कौन से वो स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। टॉप 5 स्टॉक्स जानते हैं। IDBI बैंक, इस स्टॉक पर रखिए नजर, क्योंकि NSE में इनके पास हिस्सेदारी है और 3% हिस्सा बेचकर ये जुटाना चाहते हैं 500 करोड़ रुपए। और इसके लिए कई सारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बोली लगा रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और खासतौर से रेयर एंटरप्राइजेस के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला ने यहां पर हिस्सेदारी खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। तो IDBI बैंक आज रहेगा एक्शन में। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, जिसको आप पहले टाटा टी के नाम से जानते थे, इस पर भी रखिए नजर। देखिए अब तक तो ये कंपनी चाय, कॉफी, बॉटल्ड वाटर के कारोबार में थी, और अब ये कंपनी डेयरी के कारोबार में उतरना चाहती है। ये खुद AGM में साइरस मिस्त्री जी ने कल देर शाम कहा है, तो इस पर रखिए नजर। साथ ही अगर आप देखें तो कुछ लॉस मेकिंग सब्सिडरीज थी इनकी चाइना में, उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे और बेचने का विकल्प भी खुला रखेंगे। तो ये वो स्टॉक है जो 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर के बेहद करीब है, आज हो सकता है लगी जाए। सेंचुरी प्लाई, इस स्टॉक के लिए अच्छी खबर, सिंगापुर में इनकी एक सब्सिडी कंपनी है और उसमें ये पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। साथ ही नजर रखिए MCX पर भी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज की एक कंपनी है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, उसके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इन्होंने कर लिया है। और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के एवज में आप देखिए इनको करीब 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो MCX के शेयर पर भी रखिए नजर, यहां पर भी अच्छी तेजी आज के दिन देखने को मिल सकती है। एक्सप्रो इंडिया, इसके लिए खबर, और फरीदाबाद में जो इनका प्लांट है उसमें उत्पादन बंद हो रहा है, और उत्पादन बंद होने की वजह से ये यूनिट बंद हो चुकी है। मैनेजमेंट विकल्प की तलाश कर रहा है कि इसके बजाय कहां और दूसरी जगह ये प्रोडक्शन किया जाए। तो ये एक नेगेटिव खबर एक्सप्रो इंडिया के लिए। चलिए, तो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। एक्सपर्ट से हम ये भी पूछेंगे कि किस तरह से वो अप्रोच कर रहे हैं इन टॉप 5 स्टॉक्स को। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की नजर कहां पर है, खास तौर पर HCL टेक में जो एनालिस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल हुई है उसके बाद एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, एक्सिस और HDFC बैंक पर क्या राय है। चलिए नियति के पास चलते हैं और जानते हैं। नियति बताइए क्या कह रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस? रिटरेट कर रहा है इन्होंने अपना गाइडेंस, रेवेन्यू गाइडेंस भी, और अपना जो एबिट मार्जिन्स की गाइडेंस है FY 17 के लिए HCL टेक ने कल एनालिस्ट मीट हुई थी। 11.2 से 13.2% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ का इनको अनुमान है, और 19.5 से 20.5% का इनको एबिटा मार्जिन्स के ग्रो करने की उम्मीद है। ब्रोकरेजेस इसी बात पे काफी ज्यादा बुलिश है, एक आध को छोड़ के। मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन कर रहा है, इनका मानना है 12% का एक स्ट्रांग डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ये क्लॉक करेंगे। 950 का इनका टारगेट है।
जो कि 20% अपसाइड का है। सिटी का भी सेम ही टारगेट है, निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 950 का इनका लक्ष्य है। मैक्वायरी, मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है। 866 का इनका भी लक्ष्य है, जो कि 10% का अपसाइड है। मगर डॉयचे बैंक सेल का कॉल दे रहा है। बिकवाली करके चलिए, 690 का इनका लक्ष्य है, जो कि 13% का डाउनसाइड है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ट्रांजिशन किया है अपने क्लाउड के जो पोर्टफोलियो पे, जिससे कि रेवेन्यूज इंपैक्ट हो सकते हैं और मार्जिन्स पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो ये कॉल्स थी HCL टेक पर। एक्सिस बैंक को आज डाउनग्रेड का कॉल आया है। डॉयचे बैंक इसको डाउनग्रेड करके होल्ड कर रहा है। टारगेट प्राइस इनका अनचेंज्ड है, 590 का इनका है, जो कि 1.2 मतलब CMP के आसपास ही है। स्टॉक में नियर टर्म के कोई ट्रिगर्स मौजूद नहीं है, ऐसा मानना है डॉयचे बैंक का। इनफैक्ट ये मान रहे हैं कि निम्स में बिल्कुल म्यूटेड ग्रोथ रहेगी नियर टर्म में, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14 से 15% घट सकती है। क्रेडिट क्रॉस भी इनके बढ़ सकते हैं। मगर अगर आपको बैंकिंग स्पेस में कहीं दाव लगाना है तो क्रेडिट स्विस आपको आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ HDFC बैंक में निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1470 का इनका लक्ष्य है। 17% का एक अपसाइड पोटेंशियल ये देख रहे हैं। ग्रोथ आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस बैंक की, और मैनेजमेंट जिस तरह से मान के चल रहा है कि पेमेंट स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर रहेंगे। इनका एक 10 सेकंड का पर्सनल लोन है, जो कि जिसके कारण पर्सनल लोन का जो पोर्टफोलियो है वो 40% का इजाफा हुआ है। निवेश करके चलिए, 1470 का लक्ष्य आपको HDFC बैंक दिखा सकता है। ओके, तो HDFC बैंक और औरोबिंदो फार्मा के लिए अच्छी रिपोर्ट, और डॉयचे बैंक ने एक्सिस बैंक की रेटिंग घटाई है, हालांकि लक्ष्य वही रखा है। लेकिन इसके अलावा नीति और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आज रिपोर्ट्स आई है? औरोबिंदो फार्मा की बात करती हूँ। कल इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी, और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट प्राइस बढ़ाए हैं और रिवाइज करेंगे, और बिल्कुल उसी तरह से हुआ है। आज सिटी, जो कि कल सबसे ज्यादा बुलिश था, आज और ज्यादा बुलिश हो रहा है। 1170 का इनका लक्ष्य था, अब जिसे बढ़ा के 1200 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव से आपको 52% की तेजी ये शेयर दिखा सकता है। गोल्डमैन सैक्स भी अपना निवेश करने की सलाह दे रहा है। 1016 का इनका भी लक्ष्य है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपना टारगेट प्राइस अनचेंज रखा है, मगर इनको स्ट्रांग परफॉर्मेंस की उम्मीद है। निवेश करके चलिए, 1065 का लक्ष्य आपको दिखा सकता है। लेकिन CLSA अभी भी बिकवाली की सलाह मेंटेन कर रहा है। टारगेट प्राइस इन्होंने भी लेकिन उस मीट के बाद बढ़ाया है। 660 का लक्ष्य था, जिसे अभी बढ़ा के 680 का कर रहे हैं। ब्रिटानिया पर एक कॉल आई है। डॉयचे बैंक होल्ड करने की आपको सलाह दे रहे हैं। 3200 का इनका लक्ष्य है। एबिटा मार्जिन्स अगर हायर देन एक्सपेक्टेड आते हैं तो एक अपसाइड रिस्क हो सकता है। अगर ये अपना कॉस्ट इन्फ्लेशन पास ऑन नहीं कर सकते हैं तो ये एक डाउनसाइड रिस्क हुआ। सिटी लेकिन आपको निवेश करने की सलाह दे रहा है। 3300 का लक्ष्य है, जो कि 4% का डाउनसाइड का है। आउट परफॉर्म करेगा, मगर ये इनका मानना है ब्रिटानिया भी। ऑलराइट, चलिए, तो ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की कॉल्स, और सबसे इंटरेस्टिंग कॉल तो मुझे दिख रही है औरोबिंदो फार्मा पर ही। आप देखिए जिस तरह से अच्छे नतीजे आए, और अब एक के बाद एक बड़े ब्रोकरेजेस इसको ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं, तो देखना होगा आज ये स्टॉक और कितना अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। 1200 रुपए का टारगेट आज संदीप वागले जी का टॉप पिक भी यही है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि उनका टॉप पिक कौन सा है, और इन तमाम शेयरों पर जिस पर नियति ने आपको बताए हैं आज राय ब्रोकरेज हाउस की, उस पर एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, और अब प्रकाश दीवान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रकाश, इससे पहले कि स्टॉक्स पर आपसे बात की जाए, सबसे पहले तो मार्केट तो बड़ा फंसा हुआ है, वहीं की वहीं ट्रेडिंग रेंज में, तो एक्सपायरी के दिन क्या कुछ बड़े उतार चढ़ाव की उम्मीद की जाए, और कहाँ होगी एक्सपायरी, कुछ अंदाजा? वो तो आपसे हम डेरिवेटिव डेटा का इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, इतने दिन बाद मौका लगाए। पर मेरे हिसाब से ये एक थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है, क्योंकि जो सीरीज की शुरुआत में जो स्टॉक फ्यूचर बेचे थे वो कहीं ना कहीं अभी कवर होने आएंगे। और हमने देखा है कि मार्केट जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग के लिए फट से आता है, दौड़ता है, जब भी कोई कुछ पॉजिटिव मूव आता है, वो बिलेटेड मूव्स रहते। शुरुआत में शायद वैसा ना माहौल बने, लेकिन 3 से 3.5 के बीच जो है वो खतरनाक वॉलिटिलिटी वाला हो सकता है फेज आज रहे। बट कॉशन ये है कि अब जो ट्रिगर्स आ रहे हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं नेगेटिव बनते हुए भी दिख रहे हैं। खास करके जो यूएस में 24% कंसेंसस है कि रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन यूएस मार्केट में हमने हमेशा देखा है कि जब भी रेट बढ़ता है तो वो अगेंस्ट कंसेंसस ही बढ़ा है, तो उसकी उम्मीद मेरे हिसाब से काफी स्ट्रांग है।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक विकल्प बना के खुला अपना दरवाजा रखने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के अगर घटाने की जरूरत पड़े तो रेट बढ़ा हो तो ही घट सकता है। तो मेरे हिसाब से रेट बढ़ने की पूरी चांसेस लग रहे हैं और उसकी वजह से अगले हफ्ते आपको थोड़ी ग्लोबल वॉलिटिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। और ये बताइए, इस हफ्ते हमने देखा, बल्कि इस महीने देखा, मिड कैप शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है बनस्पत दिग्गजों से। इस सीरीज में भी देखिए, सीरीज फ्लैट क्लोज हो रही है लेकिन मिड कैप इंडेक्स 2.5% ऊपर जाकर बंद हो रहा है। तो कौन सा ऐसा मिड कैप है जो आज आपने चुना है जहां पर निवेशक पैसा बना सकते हैं, ट्रेडर्स पैसा बना सकते हैं? इसमें आज जो मैंने चुना है वो थोड़ा सा सुर्खियों में रहने वाले कंपनी में से है, वेल्सपन एंटरप्राइजेस है। मतलब वेल्सपन इंडिया से थोड़ा सा डर के रहे कि भाई वहां पे तो हमने देखा जो मायूसी छाई और जो टेक्निकली जो एग्जिट लोग मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर आ। वेल्सपन एंटरप्राइजेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, एक ईपीसी प्लेयर है, उसमें पावर भी है उनके पास बाकी भी हार्ड एसेट्स भी हैं। उनको टाटा पावर से पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे अगले हफ्ते से, अगले महीने में एक चरण आएगा, दूसरे फेज में आएगा। तो जो कैश आ रहा है उनके पास वो बहुत पॉजिटिव है। कंपनी में कोई ऐसी चीज नहीं हुई जिसकी वजह से आप उसका भाव को तोड़े। वेल्सपन इंडिया जो टेक्सटाइल में और ये ईपीसी बिजनेस में, इससे कोई दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ना होल्डिंग क्रॉस होल्डिंग है कुछ है। तो मेरे हिसाब से वो एक टेक्निकल फैक्टर की वजह से नीचे आया है, तो ये कहीं ना कहीं वैल्यू बाय भी बन जाएगा और यहाँ से अच्छा खासा 50% अपसाइड भी दे सकता है अगर लोग थोड़ा सा पेशेंटली होल्ड करें, क्योंकि इसके बिजनेस ऑर्डर फ्लो जो है वो स्ट्रांग है, फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। मुझे कोई इसमें दिक्कत समझ नहीं आई, तो ढूंढने वक्त ये सामने आया तो मुझे लगा ये थोड़ा सा लिया जा सकता। और क्योंकि आपने इस ग्रुप की बात करी है तो वेल्सपन इंडिया पर भी राय बताइए। चौथे दिन लोअर सर्किट की अपेक्षा की जाए क्या? मेरे ख्याल से कल देखा, कल एग्जॉस्शन था थोड़ा सा, लास्ट उसमें सेलिंग इतना नहीं, वहां नो डाउट कल भी सर्किट जरूर रहा है, पर वो सर्किट रहता है इसलिए प्रेशर रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आदमी सर्किट देख के भागने की वो ज्यादा करता है, बट मेरे हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग 74-75% है, तो इससे ज्यादा। और अब अनिल जी भी आ गए मार्केट में, तो अब वापस थोड़ी सी कैश मार्केट के स्टॉक्स पर फोकस कीजिए। निफ्टी और सेंसेक्स में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है और वेल्सपन एंटरप्राइजेस ये स्टॉक बताया है प्रकाश ने आपको खरीदारी करने के लिए, निवेश के लिहाज से। लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग कैश मार्केट के स्टॉक्स है जहां पर या तो कुछ बड़े सौदे हुए हैं या रिजल्ट आए हैं और बड़ा एक्शन आज हो सकता है। कौन से वो स्टॉक्स और क्या एक्शन होगा आपके लिए, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे दो खास मेहमान तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ही, संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान जी, और अब हमारे साथ एफएनओ पर राय देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, के सुब्रमण्यम जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं आज के दिन बाजार को और कहां होगी एक्सपायरी। बताइए सर, गुड मॉर्निंग, क्या लग रहा है कहां होगी एक्सपायरी आज? गुड मॉर्निंग जी। ब्रॉडली आई थिंक जो भी हम रोल्स के लिहाज से देख रहे हैं तो यहाँ पर मोमेंटम अच्छी खासी है, यहाँ पर रोल के कॉस्ट भी अच्छी खासी तेजी की तरफ है और हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म हिकअप एक मार्केट में जरूर है। यहाँ पर जो ग्लोबल फैक्टर है, अब जो अभी फेड की मीटिंग जो है उसके चलते शायद थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा मानना है कि शायद एक नियर टर्म टारगेट अगर पकड़ कर चलते तो 8,800 यहाँ तक जाने की पूरी संभावना है और उस लिहाज से सितंबर फ्यूचर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 8,800 की टारगेट पकड़ के। और एक स्टॉप लॉस के लिहाज से आई थिंक 8,625 ये क्रिटिकल रहेगा और हमारा मानना है कि शायद इस अर्ली सितंबर सीरीज में इस टारगेट अचीव आई थिंक मार्केट मोस्टली कर जानी चाहिए और उस लिहाज से आई थिंक ये एक लॉन्ग साइड पे कॉल ली जा सकती है। और बैंक निफ्टी पर वहां पर क्या संकेत मिल रहे हैं सुब्रमण्यम साहब, और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड किया जाए फिर एक्सपायरी के दिन? बैंक निफ्टी अनिल जी आई थिंक इनफैक्ट इस रैली की एक बैकबोन रही है। अगर पूरे अगस्त सीरीज देखें तो आई थिंक बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स में जो तेजी रफ्तार देखी है यही है, इसकी खास यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रही है ओवरऑल मार्केट की तेजी के। तो उस लिहाज से यहाँ पर एक हमारा मानना है कि शायद एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सहारा ले सकते हैं जहां पर 19,300 का एक सितंबर 1 का जो कॉल है अवेलेबल है। 19,300 का कॉल कल बंद हुआ था एक 205 के आसपास।
एक 265 का टारगेट पकड़ के यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है और एक स्टॉप लॉस हम एक 150 का रख सकते हैं। तो आई थिंक नियर टर्म डेफिनेटली वॉलेटिलिटी है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और हमारा मानना है कि शायद एक इसका फायदा लेके एक लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये राय बाजार पर निकल कर आ रही है। लेकिन प्रकाश, जिस तरह से आप देखिए, बिल्कुल ये सीरीज जो है, अगर आप कहना चाहें कैसी रही तो कहेंगे आप कंसोलिडेशन देखने को मिला है, कैप्स ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अब सब जानना चाहते हैं सितंबर सीरीज में क्या होगा। क्या आपको लगता है सितंबर सीरीज में 8,950 9,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, या आपको लगता है ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा? क्योंकि स्ट्रीट इस समय बिल्कुल डिवाइडेड है। ज्यादातर लोग एक वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं अच्छा करेक्शन आए, लेकिन देखने को मिल नहीं रहा है ऐसा करेक्शन। नहीं, देखिए 2-3 इसमें फैक्टर जो है, बिहेवियरियल फाइनेंस की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखूंगा इसको इंटरप्रेट करने के लिए, कि जो सारी सीरीज में जो बढ़त हमने जीएसटी के एक्सपेक्टेशन में एक्सपेक्ट की थी अगस्त में, वो फर्स्ट हाफ के बाद, उसमें के बाद सडनली आपके पास कोई ट्रिगर ही नहीं रहा, एक वैक्यूम हो गया, कोई न्यूज फ्लो ही नहीं है जिसको आप जिसपे डाउन साइड अप साइड कोई वो कर सकते हैं, दिशा देख सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन इसलिए होने लगा कि रिजल्ट्स भी खत्म होते गए, जो डाइजेस्ट करने थे अर्निंग्स वो हो गए। अब आप ये देखिए कि यहां तक हम पहुंच गए कि सिर्फ एक टाटा मोटर्स एक दिग्गज कंपनी है जो निफ्टी की, जिसमें रिजल्ट्स बाकी सब कुछ खत्म हो चुका है, सब डाइजेस्ट हो चुका है। मिड कैप्स में जो नंबर्स आने थे उसका भी आपने इंटरप्रिटेशन कर लिया। अब यूएस की तरफ हम देख रहे हैं कि वहां कुछ हो तो हम उसका सहारा ले एज ए ट्रिगर, ये हाल हो गया है। मार्केट एक्चुअली इज वेटिंग फॉर सम ट्रिगर। ऑयल में कुछ नहीं हो रहा, मेटल्स में कुछ नहीं हो रहा, ग्लोबली थिंग्स आर वेरी शांत। तो मेरे हिसाब से सितंबर सीरीज में सेंसिटिविटी टू न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा रहेगा दोनों साइड पे। जब तक हम लोग एक्सपेक्ट करते रहेंगे और सब बोलते रहेंगे कि मंदी बनने का पूरा माहौल है, मार्केट नीचे नहीं जाएगी मंदी, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर इतना एक्सपेक्टेडली नीचे है तो सभी कॉशियस हो जाते हैं। exactly. तो उस हिसाब से अभी तक एक्सुबरेंस नहीं आया है, तो गिरावट इसलिए नहीं आ रही है। और आप देखिए जो बीएससी के जो ऐसे वाले शेयर्स होते हैं जो सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है और वही चलते हैं और बाकी कुछ नहीं चलता, वैसा माहौल अभी तक आया नहीं। हम जो मूवमेंट देख रहे हैं वो क्वालिटी में है, तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है प्रॉफिट कमाने का। ट्रेडिंग बेट्स है अच्छी है मेरे हिसाब से। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट्स बहुत अच्छी दिख रही है मुझे मार्केट में, लॉन्ग टर्म से भी ज्यादा। लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यूएशन का सहारा लेना पड़ता है, वो ले नहीं रहा, और शॉर्ट टर्म बेट्स में आपको मोमेंटम और लिक्विडिटी सहारा देते वो मिल रहा है। तो थोड़ा सा मार्केट शॉर्ट टर्म की तरफ ज्यादा झुकाव वाला है। तो हमारे तो व्यूअर्स सब शॉर्ट टर्म ही चाहते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में पैसा बन रहा हो तो लॉन्ग टर्म में क्यों सोच रहे हैं। 1% ऊपर कल बंद हुआ है मिड कैप इंडेक्स, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से कैश मार्केट के स्टॉक्स में जबरदस्त एक्शन है। ऐसा ही एक स्टॉक जो आज एक्शन में रह सकता है, आईडीबीआई बैंक। सुब्रमण्यम साहब बताइए क्या खरीदारी की जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए एक्सपायरी के दिन, क्योंकि खबरें आ रही कि एनएसई में जो इनके पास 3% हिस्सेदारी है 500 करोड़ में बेच सकते हैं, और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं दावेदारों के तौर पर जो बोली लगाना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं इस स्टेक को। आईडीबीआई बैंक पर क्या राय है, खरीदा जाए? जी ब्रॉडली अगर हम देखें ये इस काउंटर पे आई थिंक पूरे न्यूज फ्लो पे यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिले। तो लास्ट 3-4 महीने में उसके पहले अगर आप देखें तो इसमें कुछ खास जबरदस्त मोमेंटम देखने को नहीं मिल रही थी। तो डेफिनेटली न्यूज बेस के हिसाब से और वैसे भी देखें तो एक अच्छी खासी एक कंसोलिडेशन अभी देखने को मिल गई है। तो उस लिहाज से आई थिंक एक नियर टर्म मोमेंटम के हिसाब से डेफिनेटली खरीदारी की जा सकती है, और आई थिंक जो भी न्यूज फ्लो है इसका पूरा सहारा ले सकते हैं, और अपसाइड एक कम से कम 4-5% की बढ़त डेफिनेटली मिलने की पूरी संभावना है। 4 से 5% तक की तेजी आईडीबीआई बैंक में आज के दिन हो सकती है। ये था हमारा टॉप 5 स्टॉक। इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा, मन इंफ्रा, इन दोनों के नतीजे देखिए प्रकाश, क्या जबरदस्त देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा 22 करोड़ से बढ़कर 54 करोड़ रुपए पीएनसी इंफ्रा का आया है। मन इंफ्रा देखिए 6 करोड़ से 12.5 करोड़ रुपए के मुनाफे पर आ गई है। मार्जिन्स में भी दोनों के इजाफा देखने को मिला है। नितिन गडकरी तो कह ही रहे हैं कि 2% ब्याज दरें घटा देनी चाहिए उर्जित पटेल साहब को, और अब निर्मला सीतारमन भी कह रही हैं उनके साथ कि ब्याज दरें तो घटनी चाहिए। माहौल पूरा बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां क्या बॉटम आउट हो चुकी है, मेरा सवाल आपसे ये है, और इन कंपनियों पर आपका क्या व्यू है ये भी बताइए। नहीं, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग पॉकेट बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में दो बहुत क्लियर विभाजन है। एक है जो कंपनीज जिनको डेट की वजह से अभी भी वो दबाव है तो L1 के लिए बिड नहीं कर पाते, नए ऑर्डर्स लेने में थोड़ा सा उनका परहेज है, और वो पुराने ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन और रिकवरी में ज्यादा इन्वॉल्व है। जैसे कि आपके GMR, IVRCL, उस टाइप की श्रेणी की मैं प्लेयर्स बता रहा हूँ जो थोड़े पहले बड़े हुआ करते थे। अब जो नए प्लेयर्स जो दूसरी सेगमेंट है जिसमें आपका NCC है, जिन्होंने डेट रिड्यूस करके अपने आप को वापस सक्षम बनाया है नए ऑर्डर्स लेने के लिए, या JKIL है, या
आपने जो नाम लिए, मन इंफ्रा है, पीएनसी है, इस टाइप की कंपनीज को कंस्ट्रक्शन और ईपीसी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मिलना जल्दी मैं समझता हूं पॉसिबल है, और वो बहुत तेज रफ्तार से अपनी टॉप लाइन ग्रोथ कर पाएंगे, अपने एसेट्स को यूज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव एरिया। एक पुराने सेगमेंट में से मेरी जो चुनिंदा कंपनी रही है वो जीवीके पावर है। मुझे लगता है जिस हिसाब से पावर एसेट्स अब मोनेटाइज हो रहे हैं और 20x20 जो पावर सब जगह पहुंचाने की बात है, तो हर जगह जो पावर बना रहा है उसको भी कहीं ना कहीं एक सहारा मिलेगा। तो वो एक कंपनी है जो अगर अपने थोड़े बहुत एसेट्स बेचेगी अगर, तो अपने डेट रिड्यूस कर देगी, तो बहुत बढ़िया उसका भी एक मूव अच्छा आ सकता है। और बिल्कुल बॉटम आउट है वो, ऑफकोर्स थोड़ा सा मूव आया, उसमें 50-60 पैसे पिछले महीने बढ़ा है, लेकिन अभी भी काफी जगह है उसमें। तो ये जो बड़े वाले हैं उनकी जगह थोड़े से पिटे हुए जो शेयर है वहां पे थोड़ी सी ज्यादा मुझे टेम्पटेशन रहेगी। तो ये छोटे स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन रहेगा। इंफ्रा स्टॉक्स और सरप्राइजिंग दोनों ही कंपनियों ने बेहद शानदार नतीजे पेश किए, चाहे मन इंफ्रा हो या फिर पीएनसी इंफ्रा। चार्ट्स के लिहाज से फिर इन दोनों में से एक या दोनों पसंद हो, बताएं आप। अनिल जी, जब आप नहीं थे तब हमने मन इंफ्रा की बात की थी, आई थिंक 3 दिन पहले। तो मैं वो सोच के 7 दिन का चार्ट दिखाइए भाई, पता चले 3 दिन पहले इन्होंने जो 47 पे हमने बात की थी, और वो 52 का एक क्रूशियल लेवल है, वो निकलते हुए दिखता है मुझे। वीकली वॉल्यूम आज तो गैप से ही खुलेगा उसके ऊपर। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी बताऊंगा, वो ये है कि जब वो 52 के ऊपर वीकली क्लोज देगा तो इसका अगला टारगेट सीधा 70-72 उभर कर आता है, जो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। नहीं तो ट्रेडिंग पिक में वो 5-10% के मूव्स बहुत सारे मतलब आते हैं। आज गैप से खुले, आज और कल शुक्रवार है, तो 52 के ऊपर कल बंद होता है, तो फिर ये नए जोन में चले जाएंगे। वॉल्यूम्स ऑलरेडी आ चुके हैं, प्राइस क्लोज होना जरूरी है। 53 का प्राइस पकड़ के चलिए, अगर वो होता है 52-50 के ऊपर, एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 3 महीने का व्यू लीजिए, 20 रुपए का टारगेट के लिए 1:4 बनता है। हेमंत, इसमें भी कई बड़े इन्वेस्टर्स ने मेरे ख्याल से खरीदारी की है और काफी बड़े बड़े नाम है शेयर के साथ जुड़े हुए। आज हमने 2020 की टीम में भी इसको शामिल कर लिया। चलिए, अभी इसमें एक्शन रिजल्ट्स के लिहाज से भी आना शुरू हो चुका है। चलिए, तो इस शेयर पर रखिए नजर, अच्छी तेजी दिखा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर तो पिछले 3-4 दिन से अच्छा प्रदर्शन दिखा ही रहे हैं, तो अगर आप ढूंढ रहे थे आज के लिए कोई स्टॉक, तो ये स्टॉक हो सकता है वो। ये हमारे एक्सपर्ट की राय निकल कर आ रही है। लेकिन ऑटो शेयर ये कमाल दिखा रहे हैं। आप देखिए, अब फेस्टिवल सीजन तो शुरू हो ही चुका है, आज जन्माष्टमी है, अगला महीना फेस्टिवल के नाम है। फेस्टिवल में हम देखते हैं सीजन में लोग गाड़ियां खरीदते हैं, और अब जो पैसा है लोगों के पास वो भी आता हुआ दिखेगा। ये बताइए, ऑटो स्पेस आपको कैसा लग रहा है? कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी अच्छी खबरें आ रही थी कल कि नई स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रही है, और बजाज नए गाड़ियां लॉन्च कर रहा है। 400 सीसी की गाड़ी लॉन्च करेगा, एक बाइक लॉन्च करेगा जो टक्कर देने वाली है एनफील्ड को। ये पॉकेट बहुत ही फोकस में रहेगा, और जनरली हम देखते हैं फेस्टिव सीजन के आसपास नए नए लॉन्चेस भी होने लगते हैं। आपको एक टॉप पसंदीदा शेयर कौन सा होगा? 2 व्हीलर होगा, कमर्शियल व्हीकल होगा, या फिर ट्रैक्टर वाले शेयर को आपको पसंद है? नहीं, मैं तो अभी भी पैसेंजर कार्स में जाऊंगा, वो भी मारुति तो फेवरेट शेयर रहा है। मारुति को छोड़ने का मन अभी भी नहीं करता, क्योंकि जिस टाइप के इनके लॉन्चेस हुए हैं सक्सेसफुल, उससे आज ऐसा माहौल है कि ये कोई और भी नया लॉन्च ले आए, और खास करके इनकी एक छोटी गाड़ी है इग्निस करके, अगर उसको ये लॉन्च करते हैं तो उसका बड़ा प्यारा प्राइस पॉइंट है। वो ब्रेजा से कम है और थोड़ा सा बलेनो से या एस-क्रॉस से ऊपर है, तो एक वो भी गैप जो है ये भरते जा रहे हैं। तो इनका जो पोर्टफोलियो है, तो उसमें आप ये देखिए कि इतनी चॉइस है कि सामने वाला अगर टक्कर भी लेता है, सब मिलके भी जब टक्कर लेते हैं तो इनके प्राइस पॉइंट से या रेंज से टक्कर नहीं ले पाते। अब किसी और कंपनी के लिए लिस्टेड स्पेस में यहां तक आना पैसेंजर कार्स में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो जैसे इनका गुजरात प्लांट एक्टिव हो जाएगा, 1-2 अच्छे लॉन्च हो गए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गिरावट आने के ज्यादा चांसेस है। हाँ, नीचे अभी जैसे आया था 4800 येन के मूवमेंट के हिसाब से, उसको आप वैसे मौके होते हैं जब एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये नहीं कि आज जाके ले लीजिए, बट मुझे मारुति पसंद रहेगा फ्रॉम अ फेस्टिव। CLSNL कल जो अपना लक्ष्य है वो 5000 से बढ़ाकर 5850 कर दिया है। तो चैनल चेक जो सर ने किया था ना मुझे याद है एक्चुअली सबसे पहला और बड़ा लक्ष्य मारुति पे 4000 का आया था, राइट? तब लोग बड़े आश्चर्य करते थे कि 3 साल में 4000 वो बोला था। तब मेरे ख्याल से 1800 रुपए के आसपास चल रहा है स्टॉक। लेकिन कोई भी लेवल, एक्चुअली वो इंटरेस्टिंग बात ही है स्टॉक मार्केट में, जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आपकी मैक्सिमम रिस्क 100% है नीचे जाने की, ऊपर की
कोई लिमिट नहीं है, 1000%, 2000%, अगर अच्छे स्टॉक है और आप सही वक्त पर खरीद कर उसमें निवेश करें। तो यह है मारुति आपके लिए बहुत ही बेहतरीन स्टॉक, अच्छा प्रदर्शन करता हुआ। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स पर लेंगे राय हमारे एक्सपर्ट के साथ। बने रहिए आप। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है और स्टॉक्स पर हम ले रहे हैं राय। संदीप वागले साहब, प्रकाश दीवान जी और साथी कृष्ण सुब्रमण्यम साहब। एक और स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है HCL टेक, इसमें कल एनालिस्ट मीट हुई। अच्छी बात है कि इन्होंने कहीं कोई अपने गाइडेंस में बदलाव नहीं किया, कम नहीं किया, खरीदारी की जाए वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। सुब्रमण्यम साहब, क्या राय है आपकी HCL टेक पर? और रिपोर्ट जो आई है वो भी बता दूं, मक्वायरी ने 950 रुपए का लक्ष्य रखा है इस स्टॉक के लिए, यहां से भी अभी अपसाइड लगती है उन्हें। जी, ब्रॉडली अगर आप लास्ट 1.5 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल यहाँ पर HCL टेक में एक प्रेफरेंस रही है बाइंग की, और मुझे याद है लास्ट सीरीज में भी यहाँ पर 700 के स्ट्राइक पे अच्छी खासी पुट ट्रेडिंग का हो रही थी, और यहाँ पर अच्छे खासे संकेत मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट हो गए है। लेकिन रिजल्ट्स के बाद वापस यहाँ पर एक स्पाइक देखी थी हमने, 870 तक गई थी, वापस फिसल के 780 के आसपास आई है। तो मेरा मानना कि शायद यही एक रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से इस स्पेस में जहां पर ऑलरेडी एक आउट ऑफ फेवर रही है, उस लिहाज से आई थिंक HCL टेक में डेफिनेटली एक खरीदारी का एक अच्छा मौका है। और मेरा मानना है कि शायद 700 यहाँ पर कल 787 के आसपास बंद हुआ था, आई थिंक 750 का एक स्टॉप लॉस लगा के एक 850 यहाँ तक जाने की क्षमता रखती है। तो आई थिंक डेफिनेटली इस स्पेस में जो एक प्रिफर्ड काउंटर मेरा भी मानना है कि शायद HCL टेक है, और आई थिंक अब से पोटेंशियल इस लेवल से फिलहाल लग रही है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है HCL टेक में। SP अपैरल्स लिस्टिंग के बाद इसके भी नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। आप देखिए 6.7 करोड़ रुपए से मुनाफा बढ़कर 16.5 करोड़ रुपए के आसपास आया। मार्जिन 15% के सामने आप देखिए करीब 19.5%, 20% के आसपास मार्जिन भी इन्होंने क्लॉक किए हैं। SP अपैरल्स, कैसा लगता है ये शेयर? नतीजे देख के तो ऐसा लग रहा है ठीक ठाक नंबर से, अच्छे नंबर से। बात तो लग रहा है कि हाँ, प्रीमियम जो मिला इसको शायद जस्टिफाइड है, बट अभी थोड़ा सा इसको और इसकी हिस्ट्री बनते हुए देखें, उसके बाद इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसका आकलन किया जा सकता है। बट ये स्पेस डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, मतलब इसमें वैल्यूएशन अच्छे आ सकते हैं इफ अ कंपनी परफॉर्म्स वेल, तो कोई खराबी नहीं है, बट बहुत पॉजिटिवली अभी कोई देखने का मौका मिला नहीं है। तो ये है नतीजों के बाद, लिस्टिंग के बाद पहले नतीजे 4% की मजबूती कल के सेशन में देखने को मिली, 360 के आसपास रही। इस बीच हमारे साथ कोलकाता से हमारे एक और एक्सपर्ट रजत के बॉस.com के रजत बॉस भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। रजत जी, स्वागत है आपका सिंधी से आवाज पर। पहले तो ये बताइए आज के लिए टॉप रेटिंग पिक कौन सी है आपकी? आज के लिए मैं 2 काउंटर चुना है, डॉक्टर रेड्डी और वोल्टास। इसमें मुझको अभी जो दिख रहे, डॉक्टर रेड्डी जो है वो 3014 पे आप स्टॉप लगाइए, और 3052, 63 और 3079 ये तीनों टारगेट मान के आप डॉक्टर रेड्डी ले सकते हैं। वो नीचे की लेवल से कंसोलिडेशन के बाद में कल ऊपर जाने का चेष्टा किया, हो सकता है कि आज के दिन भी ये मूवमेंट जारी रहे। इसके अलावा वोल्टास कल ऑल टाइम हाई दिखाया, इसको 383 के नीचे आप स्टॉप लगाइए। 393 और 397 से 98 दोनों टारगेट मान के वोल्टास भी ले सकता है। बाई साइड में स्टॉक में खेलिए, लेकिन इंडेक्स रेंज बाउंड होने के नाते उसमें बाई वीकनेस सेल स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी अपनाइए। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि फार्मा स्टॉक पर सब लोग बुलिश हो रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा, वागले साहब ने कहा डॉक्टर पसंद है रजत को, वोल्टास रजत की भी पिक है, और साथ ही आपकी पिक भी है, राइट? और फार्मा कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर भी बता देता हूं यहीं पे। एक दवा है कोपैक्सोन, और इस दवा जो ये कंपनी टेवा बनाती है, वो टेवा एक्चुअली केस हार गई है, जो एक ये कोपैक्सोन करके दवा बनाती है, और टेवा का शेयर कल यूएस में करीब 3% लुढ़का है। माना जा रहा है कि अब ये भारतीय कंपनियों के लिए पॉजिटिव खबर है। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए, नेटको के लिए, बायोकॉन के लिए ये पॉजिटिव माना जाएगा, और आज इन शेयरों पर भी फोकस रहेगा। तो फार्मा एज अ पैक सेकंड डे इन रन अच्छा प्रदर्शन आज दिखा सकता है। कोपैक्सोन नाम से तो खांसी की दवा लगती है, पता नहीं कौन सी होगी। लेकिन हाँ, एक और फार्मा स्टॉक है जहां पर रिकमेंडेशन है, और वो वायदा कारोबार का नहीं है, कैश मार्केट का है। कौन सा वो शेयर, कौन से एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, क्या टारगेट्स हैं, ये मैं बताने वाला हूं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, और जैसे हमने कहा था ब्रेक के पहले कि आपको हम देंगे एक कैश मार्केट का स्टॉक,
फार्मा स्टॉक, यानी कि फार्मा शेयर पर जो हमारे एक्सपर्ट बुलिश है उनमें इप्का लैब को चुना है वागले साहब ने। सर क्यों पसंद आया बताइए जरा। अनिल जी, प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट कल हुए हैं काफी टाइम के बाद। वैसे ये स्टॉक बहुत बार मुंह आती है और वो मतलब कंप्लीट नहीं होती, तो उस हिसाब से कल जिस तरह से वॉल्यूम का ब्रेकआउट आया है, एक अहम 530 532 का लेवल इसने तोड़ा है, तो मैं इसको 529 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह दूंगा फॉर ए टारगेट ऑफ 575, जो मुझे लगता है 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। ऑलराइट, तो इप्का लैब्स पर रखिए नजर, औरोबिंदो फार्मा पर रखिए नजर। तो संदीप के 4 में से 2 फार्मा शेयर फिक्स हैं और रजत बोस भी कह रहे हैं कि नजर होनी चाहिए आपकी डॉक्टर रेड्डीज पर। प्रकाश, आप भी बताइए कोई फार्मा शेयर जो आपको अच्छा लगता हो। नहीं, आज तो मुझे लगता है कि कोपैक्सोन के जो आपने जो बताया उसकी वजह से नैटको को थोड़ा फायदा होगा। ओके, क्योंकि दैट इज अदर प्लेयर इंडियन मार्केट में इस ड्रग में। शासन में ऑलरेडी हम देख रहे हैं अच्छा एक वापस पुल बैक आना शुरू हुआ। जो वो एपीआई का डीमर्जर था उसमें गिरावट आई थी थोड़ी बहुत, बट रैंटिडीन को भी अप्रूवल मिल गया है, तो वहां भी एक बड़ा था। माइलन जो इसका पार्टनर है नेटको का, वो इसके साथ ये दवा बनाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो इस शेयर पर भी नजर होनी चाहिए। चार्ट्स कैसे लगते हैं सर नेटको के आपको, ये बताइए। साइडवेज लगते हैं मुझे, ऐसा कोई मतलब ऊपर है, लेकिन यहाँ पे लेने का कोई क्लियर संकेत नहीं है। अगर करेक्शन पे 640 के आसपास मिलता है में भी ले सकते हैं। बट मेरा जो कॉल था वो सिर्फ एक ट्रेडिंग बेट है इसमें। आज के ये 2020 टाइप एक्चुअली है ये प्लेयर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है सर। आज आप मतलब लॉन्ग टर्म से एकदम शॉर्ट टर्म में आ रहे हैं, कैश मार्केट के स्टॉक में 2020 स्टाइल में ऐसे हो रहे हैं। मतलब मार्केट ऐसा लग रहा है कि फटाफट बहुत सारा पैसा बन सकता है तुरंत 1-2 दिन में। अगर पैसा बनाना है तो बहुत लंबी अवधि तक ना वो रखे, जब बनता है तो निकाल दे, वैसा वाला हाल है थोड़ा सा। मतलब ये रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वैसा बाजार है। थोड़ा मतलब पहले मेहनत की हुई है, जो कुएं खोदे हुए उसी में पानी भरा हुआ है वो ले लो। तो आपके बाजार खुलने के बाद कहां बनेंगे मौके, कौन से स्टॉक्स जो दिखेंगे एक्शन में, प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ब्लॉक डील, ये तमाम एक्शन हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। अब से कुछ देर में हम शुरू करेंगे आपके लिए पहला सौदा, और इसके साथ ही बताएंगे आपको कहां होगी रुपए की शुरुआत, कैसे होगी भारतीय बाजारों की प्री ओपनिंग सेशन और कंटिन्यूस सेशन जो शुरू होगा 9:15 पर, वो भी बताएंगे। लेकिन इन सबके साथ ही आपके लिए आज के 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज। जब प्रकाश कह रहे हैं कि ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए, तो वो कौन से स्टॉक है जो आपको देंगे अच्छा मुनाफा। इस छोटे से ब्रेक के बाद जुड़ेगा हमारे साथ पहला सौदा में।